ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शुरू करें बेटा अपन क्लास आज की। आज हम जो अगला टॉपिक शुरू करेंगे बेटा वो है आपका कैपिटल रिजर्व। मैंने कल भी बताया था आपको कि एक टॉपिक हमने कौन सा पढ़ा है, शेयर कैपिटल। एक हम कौन सा पढ़ेंगे, कैपिटल रिजर्व। कोई कंफ्यूजन है? बोलो, क्या ऐड किया है मैंने? हाँ, अच्छा 90,000 है ये। ओके, हाँ भाई, अच्छा तूने सही बताया। यार सर मैंने तो सही बताया। बोला तूने 2,07,000 बोला था, मैंने 1,26,000 लिखा है ना। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, तो हम बात कर रहे थे बेटा कि हमने कल भी आपको एक चीज बताई थी कि आपके दो कंसेप्ट होते हैं। एक कंसेप्ट था रिजर्व कैपिटल, और इसी को वो पूछता है अगर कैपिटल रिजर्व, तो ये चीज ही बिल्कुल अलग है। कैपिटल सॉरी रिजर्व कैपिटल क्या था, पार्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल रिजर्व क्या है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स। आपको याद होगा तो हमने 11th क्लास में दो तीन चीजें पढ़ी थी। मैं बार बार कहता हूं आपसे, इसीलिए मैं उस समय कहता था कि 11th को ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि वहां की चीजें हमारे यहां बहुत काम आती है। हमने जब प्रॉफिट्स पढ़े थे, रेवेन्यूज पढ़े थे, दो तरह के पढ़े थे, कैपिटल रेवेन्यूज और एक सॉरी कैपिटल इनकम और रेवेन्यू इनकम। क्या कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट कौन सी होती है, जो कभी कभार बाई चांस हो जाती है। रेवेन्यू रिसिप्ट जो रेगुलर बेसिस पर होती है। तो वही चीज कंपनी के फॉर्म में बात करें तो जो कंपनी की लॉन्ग टर्म मतलब कैपिटल ट्रांजैक्शंस की वजह से कोई एसेट्स को बेच दिया, कोई लोन को पे कर दिया, कोई डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया, इनसे जो कंपनी को इनकम होती है, इन सब की वजह से, जैसे हमने शेयर्स को इशू किया प्रीमियम पर, शेयर्स को कैसे इशू किया हमने, प्रीमियम पर, तो जो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, तो इस तरह की जो भी इनकम होती है वो सब क्या कहलाते हैं, कैपिटल। मतलब इस तरह की इनकम में से जो रिजर्व बनाया जाता है वो क्या कहलाता है, कैपिटल रिजर्व कहलाता है। सिंपल सी बात है, कैपिटल प्रॉफिट्स में से ये रिजर्व बनाया जाता है, कैपिटल इनकम में से ये रिजर्व बनाया जाता है। माल बेचकर कंपनी को प्रॉफिट हुआ और उस प्रॉफिट में से हम कैपिटल रिजर्व बनाते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। गुड्स को सेल किया, सेल करने पर प्रॉफिट हो गया, और उस प्रॉफिट में क्यों, क्योंकि वो रेवेन्यू प्रॉफिट है। लेकिन एसेट्स को बेचा और एसेट्स को बेचने पर क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो वो कैपिटल प्रॉफिट है, उसमें से इस रिजर्व को बनाया जा सकता है। क्लियर? क्या लिखा है, ध्यान से पढ़े, ध्यान दो कि कैपिटल रिजर्व्स आर दोज रिजर्व्स व्हिच आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। कैपिटल प्रॉफिट्स क्या होते हैं, देखो ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन 1 मार्क्स का। क्या आ गया कि कैपिटल प्रॉफिट्स क्या होते हैं। तो कैपिटल प्रॉफिट्स क्या है बेटा, दोज प्रॉफिट्स व्हिच आर नॉट अर्न्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस, जो कि बिजनेस नॉर्मल एक्टिविटीज से नहीं कमाए गए हैं। ऐसे प्रॉफिट्स जिनको बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटीज के द्वारा अर्न नहीं किया गया है। नॉर्मल मतलब किसी भी बिजनेस का मेन काम क्या है, गुड्स को बेचना, सर्विसेज को सेल करना, तो ये प्रॉफिट उनसे नहीं आया है। क्लियर है? आगे बात करें, दीज रिजर्व्स कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। हम बार बार कल से डिविडेंड के बारे में हमने कल भी कई बार डिस्कशन किया था। डिविडेंड क्या होते हैं, प्रॉफिट को जब शेयर होल्डर्स को डिवाइड किया जाता है तो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का पार्ट जो मिलता है वो डिविडेंड कहलाता है। तो उस डिविडेंड को आप किसमें से नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट्स का पार्ट है, और शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलता है वो रेवेन्यू प्रॉफिट्स में से मिलता है। शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलता है वो कौन से प्रॉफिट में से मिलता है, नॉर्मल प्रॉफिट। ये लिखा है ना यहां पर
नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन से जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स को डिविडेंड में दिया जाता है। लेकिन ये प्रॉफिट नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन से नहीं है, इसलिए इस प्रॉफिट को हम क्या नहीं कर सकते, डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। कोई डाउट है यहां तक? और देखते हैं क्या लिखा है। फॉलोइंग आर द आइटम्स दैट गिव राइज टू कैपिटल प्रॉफिट्स एंड हेंस कैपिटल रिजर्व्स। अब कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल रिजर्व बनता कहां से है, कौन कौन से प्रॉफिट्स है वो जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के नहीं है, उनके बारे में डिस्कशन करें। तो जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अभी मैंने बताया आपको, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एसेट्स को बेचने पर प्रॉफिट हुआ। उसी तरह से प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। रिवैल्यूएशन सबको पता है क्या होता है, हमने केवल मार्केट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू को एसेस किया और उसमें मार्केट वैल्यू अगर ज्यादा हो गई तो उससे जो प्रॉफिट हुआ वो क्या कहलाएगा, रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, और वो भी कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है, क्योंकि वो भी नॉर्मली डेली बेसिस पर नहीं करते हैं अपन। क्लियर? और क्या है, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अभी मैंने बताया आपको, इस क्वेश्चन में प्रीमियम था, थोड़ा सा आइडिया लगा होगा प्रीमियम क्या होता है। शेयर्स को जब हम एक्स्ट्रा वैल्यू पे बेचते हैं उसकी फेस वैल्यू से, है ना, हम कहते हैं ना शेयर की प्राइस घट रही बढ़ रही है, तो वो जो बढ़ता घटता है वो प्रीमियम वैल्यू उसकी घटती बढ़ती है। ठीक है। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पे प्रॉफिट कैसे होता है कि मान लो मार्केट में डिबेंचर की वैल्यू 20 रुपए है और कंपनी ने उसको 15 रुपए में रिडीम कर दिया, मतलब वैल्यू कितनी है उसकी 20 रुपए, और कंपनी ने डिबेंचर होल्डर्स को कितने पैसे दे दिए 15 रुपए, तो 5 रुपए कंपनी को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ऐसा प्रॉफिट क्या कहलाएगा, कैपिटल प्रॉफिट। क्लियर? और क्या हो सकता है, प्रॉफिट अर्न्ड बाय द कंपनी प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। 11th क्लास में चैप्टर नंबर 7 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, बीएसटी का इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, हमने वहां पर 4 स्टेप पढ़ी थी। प्रमोशन, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन था उसके अंदर, नहीं प्रमोशन था, इनकॉर्पोरेशन था, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस था, और उसके बाद फंड रेजिंग था। तो इनकॉर्पोरेशन जब तक नहीं हुआ और उसके पहले ही कंपनी ने क्या कर दिया, बिजनेस करना चालू कर दिया, तो उसके पहले जो प्रॉफिट हुआ है, जैसे होता है ना कि कंपनी ऑल सेट टू रन अ बिजनेस, बिजनेस कंपनी बिल्कुल तैयार है और इनकॉर्पोरेशन के लिए फाइल लगा दी, फाइल में डिले चालू हो गया उधर, और यहां कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर, सुबह फोन किया भैया बोला आज शाम को मिल जाएगी आपका सर्टिफिकेट, तो आज की डेट में मिल जाएगा, तो आज की डेट में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो आज की डेट में बिजनेस स्टार्ट कर दिया, महीने भर निकल गया, अभी तक वो सर्टिफिकेट ही नहीं आया, और महीने भर बाद सर्टिफिकेट आया, वो भी किस डेट का, वो महीने भर बाद वाली डेट का। तो जिस दिन आपने बिजनेस स्टार्ट किया तब जब तक कमेंसमेंट सर्टिफिकेट नहीं आया, उस टाइम पीरियड का जो प्रॉफिट है वो क्या कहलाएगा, कैपिटल प्रॉफिट, चाहे वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से हुआ हो, चाहे वो गुड्स सेल करके ही हुआ हो, लेकिन फिर भी वो क्या कहलाएगा, कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। ये बात समझ में, कंफ्यूजन है किसी को? आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स। अभी फॉरफीचर और री इश्यू क्या होता है, थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूं मैं आपको, कि जैसे हमने देखा था कॉल सिनेरियर, कल मैंने बताया था इंस्टॉलमेंट में पैसा मांग सकती है कंपनी, कंपनी ने एप्लीकेशन का पैसा मांगा, अलॉटमेंट का मांगा, फर्स्ट कॉल का मांगा, 3 टुकड़ों में कंपनी ने पैसा मांगा। एक शेयर होल्डर था जिसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, और फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा, वो उसकी लायबिलिटी है, उसको देना पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकता कि मैं नहीं दूंगा, उसको देना पड़ेगा। समझना बात को। चलो इसको एक सिंपल एग्जांपल से लेते हैं पहले अपन। आपने कोई गाड़ी खरीदी, गाड़ी थी मान लो 10 लाख की, आप 20,000 रुपये महीने किस्त दे रहे हो, साल के 2,40,000 रुपये दे रहे हो, कितना पैसा दे रहे हो साल का, आपने लगातार 5 साल किस्तें दे दी, किस्त 6 साल की थी, ब्याज भी तो लग रहा है ना, आपने लगातार 5 साल किस्तें दे दी। अब 5 साल अगर आपने किस्तें दे दी तो आप कितना पैसा दे चुके, 5 दूनी 10 लाख तो एक, 10 लाख तो एक, और वो 40,000 के हिसाब से 2 लाख 12 लाख रुपए आप पे कर चुके, और 5वें साल के बाद आप किस्त नहीं दी आपने, बैंक वाले क्या करेंगे, गाड़ी उठा के ले जाएंगे आपकी। अब आपने पैसा दे दिया ना, तो क्या बैंक वालों से कह सकते हो कि भैया मैंने अब तक 12 लाख रुपए दे दिए,
तुम गाड़ी उठा के ले जा रहे हो, इस गाड़ी को बेचोगे तो तुमको 6 लाख रुपए मिलेंगे, बचा हुआ पैसा हमको वापस दे दो। नहीं होता है ऐसा। आपकी गाड़ी बैंक द्वारा क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी, और बैंक अगर उस गाड़ी को आगे बेचता है 6 लाख रुपए में, तो वो 6 लाख रुपए भी किसके हैं, बैंक के ही हैं। तो बैंक को प्रॉफिट हो गया ना, गाड़ी भी मिल गई बैंक को और पैसा भी मिल गया। बात समझ में आई या नहीं आई? तो वही चीज है, एक शेयर होल्डर ने क्या दिया, एप्लीकेशन में दे दी, अलॉटमेंट मनी दे दी, लेकिन उसके बाद उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो हमारे पास कंपनी की एसेट ही तो है, शेयर है। शेयर क्या है, कागज का टुकड़ा ही तो है वो, जो प्रूफ करता है इस बात को। कंपनी क्या करेगी, आपको पहला नोटिस भेजेगी कि पैसे जमा कराओ, आपने फिर भी नहीं दिए, दूसरा नोटिस भेजेगी पैसे जमा कराओ, नहीं दिए, तीसरा नोटिस भेजेगी, आपने फिर भी नहीं दिए, तो चौथी बार में कंपनी एक मैसेज भेजेगी कि योर शेयर होल्डिंग हैज बीन रिजेक्टेड। आपने अब तक एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिला के 7 रुपए दे दिए, 3 रुपए देने बाकी थे, और 7 रुपए देकर आपके ऊपर, आपके पास एसेट कितने की थी कंपनी की, 10 रुपए की। कंपनी ने वो एसेट कैंसिल कर दी। अब आपके पास एसेट कितने की है, 0 रुपए की, और कंपनी के पास पैसे कितने हैं आपके, 7 रुपए। तो वो 7 रुपए आपके डूब गए और कंपनी को हो गया प्रॉफिट। तो ये जो कंपनी कैंसिलेशन कर देती है ना शेयर्स का, ऑन द नॉन पेमेंट ऑफ एनी कॉल, दैट इज नोन एज फॉरफीचर। क्या कहलाता है वो, फॉरफीचर कहलाता है। फॉरफीचर का मतलब समझ में आया? अब री इशू क्या होता है, अब वो वापस शेयर जो हमारे पास, मान लो मेरे पास एक शेयर था इस तरह का 10 रुपए वाला, वो शेयर वापस किसके पास आ गया, कंपनी के पास। अब कंपनी क्या कर सकती है, उस शेयर को किसी और को बेच सकती है ना, जोड़ थोड़ी 10 में ही बेचे, 5 में बेच देगी तो कंपनी को क्या नुकसान है। 7 तो मेरे से मिल गए, 7 तो मेरे से मिल गए, 5 रुपए में और बेच दिया तो कंपनी को तो 10 रुपए के शेयर के कितने मिल गए, 12 रुपए। तो इस केस में प्रॉफिट 2 रुपए ही रहेगा कंपनी का। तो ये फॉरफीचर और री इशू पे जो प्रॉफिट होता है दैट इज नोन एज, वो भी कौन सा प्रॉफिट होता है बेटा, कैपिटल प्रॉफिट ही होता है। क्लियर? अभी मैंने आपको बताया कि कैपिटल रिजर्व्स कहां शो किए जाते हैं, बैलेंस शीट के अंदर, कहां पर, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। कोई डाउट है कैपिटल रिजर्व के अंदर? अब आगे क्वेश्चन आ जाओ, बोले 4 नंबर में, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल रिजर्व, लिख दोगे पूरा? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब तो आराम से आगे बढ़ते हैं अपन, ध्यान दीजिए। अगला टॉपिक हमारा आ जाता है बेटा ये इश्यू ऑफ शेयर्स। ये इश्यू ऑफ शेयर्स कई बार लिखा हुआ दिखेगा आपको, कई बार दिखेगा लिखा हुआ, यहां लिखा हुआ दिख जाएगा। उसके बाद ये टॉपिक जब खत्म होगा ना, उसके बाद नया टॉपिक जब हम शुरू करेंगे तो उसका नाम भी इश्यू ऑफ शेयर्स ही है, और इसके बाद जब अगला टॉपिक शुरू करेंगे उसका नाम भी इश्यू ऑफ शेयर्स ही है। ठीक है? तो थ्योरेटिकल वे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्योरी अगर आपको इसकी लिखनी है तो आपको ये वाली ही लिखनी है। ठीक है ना? यहां पर ये समझाया गया है कि एक कंपनी द्वारा अपने शेयर्स को इश्यू कैसे किया जाता है, कौन सा प्रोसेस फॉलो किया जाता है। अब एक इस प्रोसेस को, इसको तो हम बाद में पढ़ेंगे, इसमें जो लिखा है वो तो पढ़ ही लेंगे अपन, पर उसके पहले एक बेसिक आइडियोलॉजी हम समझें, एक बेसिक टर्मिनोलॉजी हम समझने की कोशिश करें। होता क्या है, आप ये सब मान के चलो कि आपने एक कंपनी रजिस्टर करवा ली, अपने आप से सोच के चलो कि आपकी खुद की एक कंपनी है, आपने उसको अभी नया नया इनकॉर्पोरेट करवाया है। अब आप चाहते हो कि पब्लिक आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदे, ये आप चाहते हो। अपने ऑफिस में बैठे हो, जहां भी आपने ऑफिस बनाया है, और उस ऑफिस में बैठ के आप क्या सोच रहे हो कि मैं हमारी कंपनी के शेयर्स क्या कर ले, लोग खरीद ले। सिर्फ सोच रहे हो और इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। क्या लोग खरीद लेंगे? क्या लोगों को सपने आएंगे कि साहब इस फलाना व्यक्ति ने कंपनी बनाई है, उस कंपनी के शेयर्स हमको खरीदने? नहीं ना। क्या करना पड़ेगा? एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट दो, वेबसाइट्स पे एडवर्टाइजमेंट दो, बिजनेस मैगजीन्स में एडवर्टाइजमेंट दो, बिजनेस न्यूज चैनल्स में एडवर्टाइजमेंट दो, भाई फलानी कंपनी के शेयर्स मार्केट में इशूड हैं,
आप लोग चाहो तो उसको परचेज कर सकते हो। अब ऐसा तो है ना, आपने लिख दिया कि एक बढ़िया यूट्यूब पे एक वीडियो बनाया, मतलब एक वीडियो बनाया उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया कि हाय दिस इज मी एंड आई हैव रजिस्टर्ड दिस कंपनी, प्लीज सब्सक्राइब माय शेयर्स, और लोग कर लेंगे? नहीं ना, क्योंकि आदमी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, और पैसा इन्वेस्ट करने से पहले वो सारी जानकारी चाहता है कि भैया कंपनी कौन सी है, इसका क्या कैपिटल मार्केट कैप है, इसका मार्केट कैपिटल कितनी है इसकी, ठीक है, किस उद्देश्य से बनी है, इसका लॉन्ग टर्म रन क्या है, मतलब पूरी डिटेल आपको उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर देनी होती है। डिटेल के साथ साथ, ठीक है, ये डिटेल तो देनी आपने कहा है कैसे है। अब आदमी अप्लाई कैसे करेगा? तुम्हारे ऑफिस आएगा? कोई नहीं आ रहा, क्या करना पड़ेगा आपको? उसके एक रूल है। क्या रूल है? कि साथ में आपको ये बताना पड़ेगा, जैसे पहले के जमाने के हिसाब से बात करें, आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया, पहले के जमाने के हिसाब से बात करें, पहले क्या होता था, जैसे अखबार में एक ऐड आया, वो पूरी पेपर की कटिंग आती थी, उस पेपर पे ऐड के साथ एक साइड में एक फॉर्म भी होता था, और आपसे कहा जाता था कि अगर आपको अप्लाई करना है तो उस फॉर्म को वहां से कट करो, उसको फिल करो, और फिल करके इस फलाना बैंक में जाके जमा करा दो, और साथ में जो भी एप्लीकेशन मनी है वो एप्लीकेशन मनी साथ में डिपॉजिट करवा दो। वही सिस्टम आज है। आजकल डिजिटल वे हो गया, तो आपको जहां ऐड दोगे वहां पर वो कंपनी की साइट मिल जाएगी, साइट मिल जाएगी और आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा एप्लीकेशन मनी का। वो जो ऑनलाइन पेमेंट आप करोगे वो किसी न किसी बैंक में जाएगा। तो हर कंपनी के लिए मैंडेटरी है कि जब भी वो अपने शेयर्स के लिए इस तरह से इशू करती है तो उसका पैसा कहां आएगा? कंपनी के मेन अकाउंट में नहीं आएगा, उस कंपनी को एक पर्टिकुलर बैंक के अंदर, कोई से भी बैंक के अंदर एक अलग से अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जहां पर वो पैसा डिपॉजिट करवाया जाएगा। और इस प्रोसेस को कहते हैं हम इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। क्या कहते हैं बेटा इसको अपन? इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। क्या कहते हैं इसको अपन? इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस का सिंपल सा मतलब क्या है कि लोगों को इनवाइट करना। किस चीज के लिए? कि भैया हमारे शेयर्स सब्सक्राइब कर लो, खरीद लो। पहला काम क्लियर। अब लोग क्या करेंगे? आपके ऐड को देखेंगे, जिन लोगों को ठीक लगेगा वो क्या करेंगे? आपकी वेबसाइट पे जाएंगे, या जो भी आपने मोड ऑफ एप्लीकेशन रखा है उस मोड के थ्रू लोग अपना एप्लीकेशन करेंगे, और वो जो एप्लीकेशन मनी है वो डिपॉजिट करवा देंगे। ठीक है, दैट इज नॉन एज रिसीविंग एप्लीकेशन। कंपनी को एप्लीकेशन मिल गई। अब यहां पर हमने बताया 3 स्थितियां बन जाती है, अंडर सब्सक्रिप्शन, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। अब एक पर्टिकुलर डेट होती है, जैसे मान लो महीने भर का टाइम दे दिया, आज एप्लीकेशन इशू करना शुरू किया और महीने भर का टाइम दिया, 1 महीने का जैसे टाइम खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो उन एप्लीकेशंस को चेक करेंगे। क्या करेंगे? चेक करेंगे, और ये पता करेंगे भैया स्थिति क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन है, अंडर सब्सक्रिप्शन है या नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है, मतलब कम आई है एप्लीकेशन, तो भी दिक्कत है। तो क्या दिक्कत है कि कंपनी, मतलब सेबी की गाइडलाइन ये कहती है, ध्यान रखना वो शब्दों पे ध्यान देना, सेबी की गाइडलाइन, कंपनी एक्ट में कहीं नहीं लिखा है ये चीज। सेबी की गाइडलाइन ये कहती है कि अगर आपने जितने शेयर इशू किए हैं उसके 90% एप्लीकेशन नहीं आई ना, तो आप अगला प्रोसेस चालू नहीं कर सकते। जो अगला स्टेप क्या है? अलॉटमेंट करना। अलॉटमेंट करने का मतलब जिन लोगों ने शेयर्स मांगे हैं ना, तुमने कहा खरीद लो, लोगों ने कहा दे दो, अब जिन जिन ने मांगे उनको एक्चुअल में शेयर्स प्रोवाइड करवाना, उनको एक्चुअल में शेयर्स देना, क्या कहलाता है? अलॉटमेंट। तो अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है तो ये देखना पड़ेगा कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन से नीचे तो नहीं है। अगर उससे नीचे है तो कंपनी अलॉटमेंट नहीं कर सकती शेयर्स का, जिनका पैसा आ गया था। जैसे मान लो 50% तो आ गया, वो 50% जिनका आया उनको भी रिफंड करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो क्या करना पड़ेगा? अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो क्या करना पड़ेगा? फिर वो देखना पड़ेगा, किसी को रिजेक्ट करना है या प्रोराटा अलॉटमेंट करना है, कुछ तो करना पड़ेगा। वो चीजें वहां पर ध्यान देने वाली है।
क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है किसी को? कंफर्म? बात समझ में आई? तो अलॉटमेंट का एक बेसिक मीनिंग समझ में आ गया. लास्ट है टू मेक कॉल्स. अगर कंपनी पूरा पैसा एप्लीकेशन पे मांग लेती है तो फिर तो ये प्रोसेस होता ही नहीं है. लेकिन अगर पूरा पैसा एप्लीकेशन पे नहीं मांगती है, टुकड़ों में मांगती है, और टुकड़े भी 2 से ज्यादा हैं, क्योंकि 2 टुकड़े तो एक तो एप्लीकेशन और एक अलॉटमेंट हो जाएगा. थर्ड वन अगर है तो कंपनी रिमेनिंग अमाउंट को क्या करती है? कॉल करती है. वो क्या कहलाता है? टू मेक कॉल. अब ये हमने इतने सिंपल वे में पढ़ लिया, लेकिन लगता तो तुम्हें भी नहीं होगा कि इतना आसान होगा ये. इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे लिए ध्यान रखने वाली है, और स्पेशली तब जब 40% पेपर हमारा 1 मार्क के क्वेश्चन से भरा हुआ है. 40% पेपर हमारा किससे? 1 मार्क्स के क्वेश्चन पे टिका हुआ है. तो फिर तो हमारे लिए एक एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन किसी भी लाइन में से बन जाता है. ठीक है, तो चलिए इनको डिटेल में पढ़ते हैं अपन. क्या है हमारा सबसे पहला पॉइंट? टू इशू प्रॉस्पेक्टस. क्या मतलब मैंने बताया? इनवाइट कर रहे हैं हम पब्लिक को. किसके लिए? शेयर्स हमारे परचेज करने के लिए. प्रॉस्पेक्टस इज एन इन्विटेशन टू पब्लिक टू परचेज इट्स शेयर्स. इसके शेयर्स को परचेज करने का क्या है? इन्विटेशन है. इट डिस्क्राइब्स द प्रॉफिटेबिलिटी एंड साउंडनेस ऑफ द बिजनेस. इसी में लिखा होता है कंपनी कितना प्रॉफिट में चल रही है या कितना प्रॉफिट में आ सकती है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है या नहीं है. ऑफ द कंपनी टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टिंग पब्लिक. ताकि अच्छा, जरूरी क्यों है सब बताना? क्योंकि जितनी अच्छी साउंडनेस होगी, लोग उतना ही ज्यादा आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे. तभी तो आएंगे, क्योंकि हर आदमी पैसा इन्वेस्ट क्यों करता है शेयर्स में? कि भैया शेयर्स की वैल्यू बढ़े और हम भी पैसा कमाएं. क्लियर? अब कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इस प्रोस्पेक्टस में प्रोवाइड करवाई जाती है, उनके ऊपर हम डिस्कस करते हैं. क्या क्या इंफॉर्मेशन है? देखो, सबसे पहला नेम एंड एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी. हर कंपनी का जिस स्टेट में कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, उस स्टेट में उसका एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा. वो किस नाम से ऑफिस है और उसका एड्रेस क्या है. नेम एंड एड्रेस ऑफ द डायरेक्टर्स. कंपनी के जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनका नाम क्या है और उनका एड्रेस क्या है. ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी. रिस्क इन्वॉल्व इन द इशू, मतलब कितना रिस्की वेंचर है ये. कंसेंट फ्रॉम सेबी. सेबी ने परमिशन दी है या नहीं दी? अगर दी है तो उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है कुछ, वो भी आपको देना पड़ेगा. ऑथोराइज्ड एंड इशूड कैपिटल ऑफ द कंपनी. कंपनी की कितनी ऑथराइज्ड है कैपिटल है, उसमें से कंपनी ने कितना इशू किया है. एंड द नंबर ऑफ शेयर्स नाउ ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन. ठीक है ना? और क्या इंफॉर्मेशन होती है? टर्म्स ऑफ प्रेजेंट इशू. जैसे ये 2 चीजें हैं यहां पर. हो सकता है कंपनी ने पहले से शेयर इशू कर रखे हो, अब दोबारा इशू कर रही हो, तो पहले वाले इशू में क्या कंडीशन थी और इस इशू में क्या चेंजेस किए हैं. डेट्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ इशू. किस डेट से एप्लीकेशन कर सकते हैं और कब तक कर सकते हैं. क्लियर? कोई डाउट है प्रोस्पेक्टस के अंदर? अब आपके अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है ना, तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है बेटा कि क्या है, पब्लिक को इनविटेशन देना. इससे ज्यादा मत लिखना. ये डिटेल पूरी कब काम आनी है? डिटेल एक तो 1 मार्क्स में जैसे कई बार पूछ लेता है, गिव एनी वन कंटेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी. कोई एक इंफॉर्मेशन बताओ, या आपसे पूछ ले व्हाट इज प्रोस्पेक्टस, तो उसके लिए हमको ध्यान रखना है. आगे बात करते हैं हम. नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? टू रिसीव एप्लीकेशन. क्या करेगी कंपनी? दूसरा काम ये भी मैंने समझा दिया. सिंपल सी बात है. क्या है? अब जिन जिन लोगों को पसंद आएगा वो क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे. अब क्या लिखा है इसके अंदर ध्यान देना. आफ्टर रीडिंग द प्रोस्पेक्टस द पब्लिक अप्लाइज फॉर शेयर्स इन द कंपनी ऑन ए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म. मैंने कई बार कहा प्रिस्क्राइब का मतलब कि कंपनी ने जो फॉर्म बताया है, जो पहले से डिसाइडेड है, उसमें वो पब्लिक अप्लाई कर देगी. ईच एप्लीकेशन मस्ट अकम्पनी द एप्लीकेशन मनी. एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी डिपॉजिट कराना कंपलसरी है. कोई भी कंपनी ये नहीं कह सकती कि बिना एप्लीकेशन मनी के अप्लाई कर दो, नहीं, संभव ही नहीं है. और एप्लीकेशन मनी भी कम से कम कितनी होनी चाहिए? बट इट शुड नॉट लेस देन
25% of the issue price of each share. 25% of issue price of each share. issue price लिखा है, ध्यान रखना, there is a difference between face value and issue price. face value मतलब वो शेयर की नॉमिनल वैल्यू, issue price जितने में वो दिया जा रहा है, जो ज्यादा भी हो सकता है. तो 10 रुपए का शेयर था, 20 रुपए प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, तो उसकी इशू प्राइस होगी 30 रुपए, फेस वैल्यू कितनी हो गई 10 रुपए. क्लियर है ना? तो इशू प्राइस के 25% से कम क्या नहीं हो सकती, एप्लीकेशन मनी नहीं हो सकती. क्लियर? कोई डाउट है यहां तक? द अमाउंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी मस्ट बी डिपॉजिटेड बाय द पब्लिक इन ए शेड्यूल्ड बैंक. व्हाट डू यू मीन बाय शेड्यूल्ड बैंक? शेड्यूल्ड बैंक मतलब द बैंक प्रोवाइडेड बाय द कंपनी at the time of issue of its shares in which the applicants can deposit their application money. जो बैंक कंपनी ने हायर किया है, कंपनी ने बैंक को हायर किया है ताकि वो उसके एप्लीकेशन मनी को अपने पास डिपॉजिट कर सके. क्लियर? द नेम ऑफ द कंपनीज शेड्यूल्ड बैंक इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द प्रोस्पेक्टस. जब भी तो जमा कराएंगे जाके वहां पर. कोई डाउट है इसमें? कंफर्म? कोई डाउट हो बताना बेटा. आगे बढ़ते हैं. अगला काम क्या है बेटा? अलॉटमेंट करेंगे. अलॉटमेंट का मतलब अब जिन्होंने अप्लाई किया उनको एक्चुअल में शेयर्स दिए जाएंगे. ये बताया था मतलब इसका क्या लिखा है? आफ्टर द लास्ट डेट फिक्स्ड फॉर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन. लास्ट डेट निकल गई, वो जब खत्म हो जाएगी, द बैंक सेंड्स ऑल द एप्लीकेशंस टू द कंपनी. क्योंकि आपने एप्लीकेशन कहां जमा कराई है? उस बैंक में. अब वो बैंक क्या करेगा? लास्ट डेट हो गई खत्म, तो वो बैंक सारी एप्लीकेशन कहां पहुंचा देगा? कंपनी के पास देगा, भाई ये तुम्हारे इन इतने लोगों ने हमारे पास अप्लाई किया है. द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कैन नॉट प्रोसीड टू अलॉट शेयर्स अनलेस मिनिमम सब्सक्रिप्शन मेंशन्ड इन द प्रोस्पेक्टस हैज बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी. अलॉटमेंट प्रोसेस कब तक चालू नहीं हो सकता? जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं होता. अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहां लिखा हुआ है? सेबी की गाइडलाइंस में, कंपनी एक्ट में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है. तो चलिए हम इस मिनिमम सब्सक्रिप्शन को एक्सप्लेन करते हैं. क्या लिखा है ध्यान दो. सेक्शन 39(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट 13 प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी, देखो ध्यान देना, उसमें सिर्फ इतनी सी बात लिखी है, that a company cannot allot any securities of the company to public unless the account is stated in the prospectus as the minimum account has been subscribed and the sums payable on application for the amount stated have been received by the company by check or other instrument which has been paid. सिंपल सी इस लाइन का, इतनी बड़ी लाइन का मतलब इतना सा है कि जो सेक्शन 39(1) है ना, उसमें तो सिर्फ इतना लिखा है कि कंपनी अलॉटमेंट नहीं कर सकती. कब तक? जब तक कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिल जाए और उस मिनिमम सब्सक्रिप्शन में जो अमाउंट तय है वो अमाउंट कंपनी को रिसीव नहीं हो जाए, तब तक कंपनी क्या नहीं कर सकती? अलॉटमेंट नहीं कर सकती. लेकिन मिनिमम सब्सक्रिप्शन मीन्स द अमाउंट which in the opinion of the directors is the minimum to be raised by the issue of shares as to provide for the following requirements. minimum subscription का मतलब कि कम से कम इतना पैसा तो हमको चाहिए ही चाहिए कंपनी की इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए. क्या आवश्यकताएं हैं? फॉर द पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस ऑफ एनी प्रॉपर्टी परचेज और अग्रीड टू बी परचेज्ड. कोई एसेट खरीदनी है, उसको पैसा देना है, उसके लिए पैसा चाहिए. फॉर द पेमेंट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ध्यान रखना आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ठीक है ना. इंक्लूडिंग अंडरराइटिंग कमीशन एंड ब्रोकरेज ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स. फॉर द पेमेंट ऑफ एनी मनी बोरोड बाय द कंपनी फॉर द अबव पर्पस, कहीं से उधार ले लिया हुआ भी उसको चुकाना पड़ेगा. फॉर वर्किंग कैपिटल फॉर एनी, मतलब जो भी कंपनी को पैसा चाहिए उतना उसके लिए पैसा की रिक्वायरमेंट होगी. कंपनीज एक्ट मैं बताऊंगा इसमें से लिखना कितना है, पूरा नहीं लिखना है ये, है ना.
कुछ चीजें इसके अंदर सिर्फ इसलिए लिखी हुई है ताकि आपको एक बार हम रीडिंग पूरी कर लें। आवश्यक है, लिखना कितना है वो मैं बताऊंगा अभी नोट्स के अंदर, है ना। कंपनीज एक्ट 2013 हैज नॉट प्रिस्क्राइब्ड द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कंपनीज एक्ट 2013 में मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में नहीं लिखा गया है। क्लियर? तो कहां लिखा गया है? हाउ एवर अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन फिक्स्ड एट 90% ऑफ द इशूड अमाउंट। जितने शेयर इशू किए हैं उसका कम से कम कितना प्रतिशत? 90% एप्लीकेशन आनी चाहिए। अगर नहीं आई तो क्या नहीं कर सकते? अलॉटमेंट नहीं कर सकते। क्लियर? अब देखो, उसके पहले बार पूरा लिखना है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन के अंदर एक तो सिर्फ ये लाइन लिखना है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39(1) वाली, जिसके अंदर आपको लिखना क्या है वो ध्यान रखना कि भाई इसमें सिर्फ इतनी सी बात लिखी गई है कि अ कंपनी कैन नॉट अलॉट इट्स शेयर्स अंटिल इट हैज रिसीव्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। सिर्फ इतनी सी लाइन लिखनी है इसके आगे, यहां से तो बाकी और कुछ नहीं लिखना है आपको, इसमें से कुछ नहीं लिखना है। फिर आपको ये दोनों लाइनें लिखनी है, ठीक है ना। मिनिमम सब्सक्रिप्शन में इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखना है। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद अब मान लो मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो क्या करना पड़ेगा? पैसा रिफंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कंपनी को? पैसा जिनका आ गया, अभी मान लो 90% चाहिए और 80% ही एप्लीकेशन आई, तो 80% लोगों ने तो पैसा दिया है, अब आप अलॉटमेंट नहीं कर रहे तो उनका पैसा क्या करो? वापस रिफंड करो। एज पर सेक्शन 39(3) द कंपनी हैज टू गेट मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये भी कंपल्सरी है। 30 दिन के अंदर अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाना चाहिए। कब से? इश्यू डेट से। कंफर्म? आगे देखिए, अगर कंपनी को ये पैसा नहीं मिलता है तो अगले 15 दिनों में, जिस दिन आपकी एक्सपायरी होगी ना वो मिनिमम डेट की, लास्ट डेट की, उसके अगले 15 दिनों में वो पैसा रिफंड करना पड़ेगा। अगर कंपनी 15 दिन में पैसा रिफंड नहीं कर पाई तो उसके बाद 15% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जितना भी दिन लेट होगा उतने दिन के लिए, फिर ब्याज सहित पैसा देना पड़ेगा वापस। कोई डाउट है यहां तक? कंफर्म? तो जितनी बातें समझाइए उतनी ही लिखनी है, पूरा एज इट इज कॉपी मत करना। ये था आपका अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? चलिए इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू क्लास।